प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। हिंदी शिक्षण में आज हम अध्ययन करेंगे अर्थ विचार का। अर्थ विचार क्या होता है यह हमें समझने की आवश्यकता है। तो प्रारंभ करते हैं इस प्रकरण को कि अर्थ विचार किसे कहते हैं, अर्थ विचार क्या होता है, इसके अंदर किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। आपने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और समानार्थी शब्द, इनके नाम सुने होंगे। ये सब बातें व्याकरण के जिस बिंदु के अंतर्गत पढ़ी जाती है उसको हम कहते हैं अर्थ विचार। जैसे हम व्याकरण में वर्ण विचार पढ़ते हैं, शब्द विचार पढ़ते हैं, वाक्य विचार पढ़ते हैं और रचना के बारे में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से व्याकरण का ही एक भाग है अर्थ विचार, जिसके अंतर्गत हम विलोम शब्दों का अध्ययन करते हैं। देखिए अर्थ विचार के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। अर्थ विचार के अंतर्गत हम पढ़ते हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और समानार्थी शब्द। तो हम समानार्थी शब्दों का अध्ययन पहले कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द और इसके बाद पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे और इसके बाद में विलोम शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा प्रकरण है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको समझने के लिए पहले हमें वाक्य और वाक्यांश के अंतर को समझना पड़ेगा। वाक्य किसे कहते हैं? तो हिंदी व्याकरण में हमने अध्ययन किया है कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहते हैं। और वाक्य के अंग कितने होते हैं? तो ये भी हमारे ध्यान में आया होगा कि वाक्य के दो अंग होते हैं। तो वाक्य की परिभाषा की यदि हम बात करते हैं तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध मेल को हम वाक्य कहते हैं। ये वाक्य की परिभाषा है। और वाक्य के अंगों की यदि हम बात करते हैं तो वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उसमें से एक अंग है वाक्य का एक अंग है उद्देश्य और वाक्य का दूसरा अंग है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? तो कर्ता और कर्ता के पूरक, ये वाक्य के उद्देश्य कहलाते हैं। और कर्ता के अलावा जो वाक्य में शेष रह जाता है वो वाक्य का विधेय होता है। इस प्रकार से वाक्य के दो अंग होते हैं। और वाक्य की विशेषता क्या होती है तो इसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। वाक्य सार्थक होता है और वाक्य पूर्ण होता है। इस प्रकार से वाक्य के संबंध में हमने कुछ बातें जानकारी में हमारे आई है। एक तो वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य के अंग कितने होते हैं और वाक्य की विशेषताएं
क्या होती है और वाक्य की विशेषताएं क्या होती है। इसी प्रकार से अब हम वाक्यांश के संबंध में जानकारी करते हैं कि वाक्यांश क्या होता है। तो ये जो वाक्यांश है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। वाक्य प्लस अंश। तो वाक्य के संबंध में हम अध्ययन कर चुके हैं और अंश का अर्थ होता है टुकड़ा या भाग। अंश का अर्थ होता है टुकड़ा या भाग, अर्थात वाक्य के टुकड़े या भाग को ही वाक्यांश कहते हैं। दूसरी बात यह होती है कि जो वाक्यांश होते हैं ये शब्दों के समूह होते हैं। वाक्यांश की विशेषता क्या है कि वाक्यांश शब्दों के समूह होते हैं और यह पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। अब इन वाक्यांशों के लिए इनके द्वारा, शब्दों के समूह के द्वारा या वाक्यांशों के द्वारा जो अर्थ प्रकट किया जाता है वही अर्थ यदि एक शब्द के द्वारा प्रकट किया जाए और उस वाक्यांश के स्थान पर यदि उस शब्द का प्रयोग किया जाए तो इसी को हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से बना सकते हैं। तो वाक्यांश की परिभाषा किस प्रकार से है यह समझाया गया है। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसे ही वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। कभी कभी इस प्रकार की स्थिति होती है कि शब्द समूहों या वाक्यांशों या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है या एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे ही वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या होती है, उन शब्द समूहों या वाक्यांशों का जो अर्थ होता है वही अर्थ उस एक शब्द के द्वारा प्रकट किया जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि व्याकरण में या भाषा में वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्यों पढ़ा जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं या इसकी क्या आवश्यकताएं हैं। तो इस प्रकरण में हम इस बात का भी अध्ययन करेंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने का जो महत्व या उसकी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से है। पहली बात तो यह है कि इससे भाषा में सौंदर्य आता है। यदि वाक्यांशों के लिए या शब्द समूहों के लिए या अनेक शब्दों के लिए हम एक ही शब्द काम में लेते हैं तो इससे भाषा में सौंदर्य आता है। और दूसरी बात यह है कि भाषा प्रभावशाली बनती है। एक तो हम अधिक शब्दों को बोले, अधिक बात बोले और उसके बाद कोई भाव प्रकट करें, इसकी अपेक्षा यदि हम एक ही शब्द बोल करके और उस बात को प्रकट कर देते हैं, उस भाव को प्रकट कर देते हैं, तो इससे हमारी भाषा क्या बन जाती है, प्रभावशाली बन जाती है। और तीसरी बात यह है कि अधिक लिखने या बोलने से बचते हैं। इन विशेषताओं के कारण और भाषा में या रचना में हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं, ये इसका महत्व है। अब इस प्रकरण को पढ़ने के लाभ ये भी हैं कि कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की हर परीक्षा में इस प्रकार का कोई न कोई एक प्रश्न हमसे पूछ लिया जाता है और किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमको बहुत सारे उदाहरण ऐसे याद होने चाहिए जिनमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब मैं परीक्षाओं में काम आने वाले, परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण
चुने हुए ऐसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द के उदाहरण आपके सामने रखता हूं। आप उनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपके लिए उपयोगी रहेंगे। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों का हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनको ध्यानपूर्वक आप सुनकर के और याद कर सकते हैं और इन जैसे अन्य उदाहरण भी आप याद कर सकते हैं। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द के पहला उदाहरण है दो भाषा जानने वाला, दुभाषिया। दो के लिए दू उपसर्ग काम आता है, इसलिए दुभाषिया। जो बिना वेतन काम करे अवैतनिक, और जो वेतन के काम करेगा वह सवैतनिक। तो नहीं अर्थ में या मना के अर्थ में अ उपसर्ग काम आता है और सहित अर्थ में स उपसर्ग काम आता है। जिसको गिना न जा सके अगण्य, और जिसको गिना जा सकता है गण्य कहलाएगा। जो अहिंसा में विश्वास करे अहिंसावादी, और जो हिंसा में विश्वास करे वो हिंसावादी। वादी प्रत्यय लगा हुआ है यहां पर, और वादी प्रत्यय युक्त या वाला अर्थ में काम आता है। छोटा भाई अनुज दो शब्दों से मिलकर के बना है। अनु प्लस जय, अनु का अर्थ है जन्म लेने वाला, तो अनुपसर्ग पीछे के अर्थ में काम आता है, इसलिए ये छोटा भाई, इसके लिए शब्द काम आता है अनुज। और बड़ा भाई के लिए शब्द काम आता है अग्रज। ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, अग्र प्लस जय। अग्र का अर्थ होता है आगे, जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। जो आगे जन्म लेता है वह अग्रज कहलाता है। इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी है। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, यह भी दो शब्दों से मिलकर के बना, प्रति प्लस अक्ष। आंखों के सामने, आंखों की ओर, प्रति उपसर्ग की ओर के अर्थ में काम आता है, इसलिए जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। जो आंखों के सामने न हो उसको कहेंगे परोक्ष। पर उपसर्ग दूसरी ओर के अर्थ में काम आता है। जहां पहुंचना कठिन हो दुर्गम, दूपसर्ग लगा हुआ है, कठिन या बुरे के अर्थ में काम आता है। और जहां पहुंचना सरल हो वो हो जाएगा सुगम। तो सुपसर्ग अच्छे या सरल के अर्थ में काम आता है। जिस पुत्र को गोद लिया हो दत्तक कहलाएगा। दूसरों के उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, और दूसरों के उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तेज बुद्धि वाला, इसके लिए एक शब्द काम आता है कुशाग्र बुद्धि। इस प्रकार से कई बार परीक्षा में वाक्यांशों के लिए एक शब्द दे करके उसका विपरीत भी पूछते हैं। इसलिए अपने याद करने का एक प्रकार ये भी होना चाहिए कि वाक्यांशों के लिए हम एक शब्द जो याद कर रहे हैं उसके विलोम अर्थ को प्रकट करने वाला कौन हो सकता है, उसके साथ साथ वह भी अपन को याद करना चाहिए। अब समझने की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करने की दृष्टि से कम 2 बार इस वीडियो को आप सुने, और शिक्षण से लगातार जुड़े रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।